आप सभी का एक बार फिर गुलिस्तान न्यूज़ में खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं मोहम्मद इसाक। नो योर ऑफिसर के एपिसोड 2 में आप सभी का स्वागत है। एक ख़ास मेहमान को आज हमने दावत दी है। आप जानते ही हैं जनाब लक्ष्य सिंघल साहब, जो कि आईएएस हैं और इस वक्त एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सिडको लद्दाख में। सर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस इंटरव्यू में हम जनरली आपके आईएएस जर्नी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे सर, क्योंकि आप एक खासकर इंस्पायरेशन और मोटिवेशन है हमारे युवाओं के लिए, क्योंकि 25 साल की उम्र में ही आपने आईएएस क्रैक किया है और ऑल इंडिया रैंक भी आपका 50 से नीचे है, यानी 38 ऑल इंडिया रैंक है। तो सबसे पहले सर क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से आपने शुरुआत की? देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मैंने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी थी गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली से। तो मेरा 16 में मैं पास आउट हुआ। आफ्टर मतलब फाइनल ईयर जो होता है उसमें जनरली लोड काफ़ी कम होता है, इतना नहीं होता, क्योंकि एक दिन वीक में 3 या 4 दिन ही कॉलेज जाना होता था। तो जो बचा हुआ टाइम होता था, आई स्टार्टेड टू यूज़ दैट एंड स्टार्टेड बिट ऑफ प्रिपरेशन ऑन माई ओन। तो कुछ लोगों से गाइडेंस लेके, जो नए नए सिलेक्शन होते हैं जिन लोगों के, उन ऑफिसर से गाइडेंस लेके, सीनियर से पूछ के 1 साल मैंने इस तरह से तैयारी करी। आफ्टर पासिंग आउट आई टुक 1 ईयर फुल फ्लेज कोचिंग। मैंने कोचिंग लिया और खुद भी एफर्ट काफ़ी डाला, और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक पहुंचा था, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। फिर ये जो हुआ 2019 में, ये दिस वाज माय सेकंड अटेम्प्ट। तो कैसे सर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आईएएस की बात करें, आईएएस की तैयारी करने के लिए कहाँ से शुरुआत करना पड़ता है? क्योंकि आज के टाइम पे अब जो है एजुकेशन का सिस्टम बहुत चेंज हुआ है, टेक्नोलॉजी भी एडवांसमेंट है, स्मार्ट लर्निंग की भी जो है अपॉर्चुनिटीज़ फराम हुए हैं। तो कहाँ से शुरू करने की ज़रूरत होता है? देखिए, सबसे पहले यूपीएससी की अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, और जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं उनको यही बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है, वो जो यूपीएससी का नोटिफिकेशन आता है उसको देखना है, उसमें सिलेबस को देखना है। उसमें 3 एग्जाम के बेसिकली 3 स्टेजेस हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। जो प्रीलिम्स क्लियर करते हैं वो मेंस लिखते हैं, जो मेंस क्लियर करते हैं वो इंटरव्यू लिखते हैं। इंटरव्यू के बाद फाइनल लिस्ट आती है, उसमें रैंक के बेसिस पे आपको सर्विस अलॉटमेंट होता है। तो ये 3 स्टेजेस होते हैं, इनका एक सिलेबस होता है पर्टिकुलर। इनकी प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं ये सजेस्ट करूंगा कि हमें इनके सिलेबस के बेसिस पे बेसिक्स पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो हम स्कूल में एजुकेशन लेते हैं उसमें हम इस पर्पज से नहीं लेते कि हमें क्या उसको इंटरलिंकेजेस बनाना है, किस तरह से पढ़ना है। मोर और लेस रूट लर्निंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, बट यूपीएससी की डिमांड टोटली डिफरेंट है। तो जब प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले तो एक न्यूज़पेपर हैबिट डेली होनी चाहिए। द हिंदू न्यूज़पेपर में डेली रीड करता था फॉर द करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स का काफ़ी हैवी वेटेज है। साथ में जो बेसिक्स है, अगर बेसिक्स को आपको पहले फाउंडेशन लगाना है तो उसके लिए बेसिक्स आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बेसिक्स के लिए 9th to 12th क्लास की एनसीईआरटीज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटीज आई विल स्पेसिफिकली से 9th to 12th ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, स्पेशली दीज 4 सब्जेक्ट्स। साथ में क्या होता है, जब हम ये सब्जेक्ट कवर कर लेते हैं तो देखो हमें गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। अब गाइडेंस के आजकल बहुत सारे, जैसे आपने बोला कि डिजिटल मोड्स ऑफ लर्निंग भी हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यूट्यूब को रेफर करते हैं। यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों की वीडियोज़ हैं, कोचिंग है, आजकल ऑनलाइन कोचिंग भी है। कुछ लोग ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं। तो उसके बाद आता है हमारा एडवांस स्टेज ऑफ एनसीईआरटीज़ के बाद आता है हमारा एडवांस स्टेज ऑफ प्रिपरेशन। एडवांस स्टेज ऑफ प्रिपरेशन की काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, तो उसके लिए एडवांस बुक पढ़नी पड़ती है। जैसे पॉलिटी की लक्ष्मीकांत है, आई स्टिल रिमेंबर, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम है, ज्योग्राफी की जीसी लियोंग है, क्या बोलते हैं, आर्ट एंड कल्चर की नितिन सिंघानी है। तो दीज आर द बुक्स आई यूज टू रेफर अलॉन्ग विद द करंट अफेयर्स। एंड देन मतलब देखिए 1 साल तो मिनिमम इसकी प्रिपरेशन में लगता ही है जी। 1 साल मिनिमम चाहिए। प्रीलिम्स जनरली क्या होता है, जून में एग्जाम होता है। हमारे टाइम पे पहला एग्जाम जो था वो अगस्त में था, बाद में जून में प्रीपोन हो गया था। तो जून या मई एंड में एग्जाम होता है जनरली, तो उससे 4-5 महीने पहले प्रीलिम्स स्पेसिफिक तैयारी करनी पड़ती है। प्रीलिम्स के लिए आपको काफ़ी उनका डिफाइंड सिलेबस है कि ये आर्ट एंड कल्चर आएगा, ये आएगा, मतलब हिस्ट्री आएगा, पॉलिटी आएगा, इकोनॉमी आएगा, ज्योग्राफी आएगा। साथ में करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो करंट अफेयर्स के लिए आई वुड सजेस्ट कि ओनली 1 न्यूज़पेपर। आई कैन अंडरस्टैंड कि लद्दाख जैसी जगह में हो सकता है द हिंदू का सप्लाई ना हो, तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आजकल बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स भी आ गए हैं, तो आप, और डिजिटल फॉर्म में भी द हिंदू अवेलेबल है, तो वो रेफर कर सकते हैं। और साथ में बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे डेली करंट अफेयर्स शाम को आते हैं, हिंदू का एनालिसिस आता है, तो वो भी हम लोग रेफर कर सकते हैं। सर आप ही के बारे में जानना चाहेंगे, पहले से ही आपको सिविल सर्विसेज में जाना है, ऐसा पहले से मन बनाया था, या शौक आपको कहाँ से शुरुआत हुआ कि आपको सिविल सर्विस में जाना? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को शुरू से ही मेरे मन में था कि सिविल सर्विसेज में जाना है। 3rd ईयर में था मैं जब मैंने ये डिसाइड किया कि देखो एक अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी है अपने कंट्री को सर्व करने के लिए। इट गिव्स यू इमेंस अपॉर्चुनिटीज टू डू गुड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल।
एंड इसीलिए मतलब मेरे मन में था, अब साथ में मेरे एक नेबर सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट हुए, आसपास मैंने कई लोगों को देखा, तो उससे भी एक मोटिवेशन मिलता है कि इसी कितना इसमें रिस्पेक्ट मिल रहा है, कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी है काम करने के लिए। आप इंडिया के किसी भी कॉर्नर में चले जाओ, आपको एक अच्छा स्कोप मिलता है टू डू गुड फॉर द पीपल। सर आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से सिविल सर्विसेज आपने क्रैक किया और बहुत सारे जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए मिथ्स भी सामने आ जाता है, उसमें खास करके आपको लगभग 14 से 15 आवर्स के लिए आपको पढ़ाई करना है या कंटिन्यूअसली रीडिंग करना है, तो रीडिंग का क्या कल्चर रहता है, क्या प्लानिंग और स्ट्रेटजी रहता है? हाँ, देखिए मैं आपको एक बात बताऊंगा कि ये आपने बहुत सही बोला कि एक मिथ रहता है कि 15-16 घंटे पढ़ना है या 14-15 घंटे पढ़ना है। सी ये सब एक्चुअली पॉसिबल नहीं हो पाता है। जो यूपीएससी के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है 10-11 घंटे की तो रिक्वायरमेंट है, और वो पॉसिबल भी है इजीली, क्योंकि देखो आप मिनिमम एक बेसिक शेड्यूल मान के चलेंगे, 8 घंटे कोई भी होगा वो सोएगा, 2 घंटे उसको अपने डेली कोर्स में लगेंगे, नहाएगा, खाना खाने में 3 टाइम खाना खाना है, उसके बाद उसको थोड़ा रिफ्रेशमेंट के लिए भी टाइम चाहिए, आधा 1 घंटा, है ना। तो मैं ये मानता हूँ कि 10 से 12 घंटे ऑन एन एवरेज पढ़ाई हो जाती है। हाँ, जब एग्जाम पास होता है तो 15-16 घंटे भी हो जाता है, लेकिन कॉन्टिन्यूसली नहीं पढ़ पाते हैं, और होता क्या है कि हर दूसरे तीसरे दिन ऐसा लगता है कि अब नहीं हो पाएगा, हमारा मोटिवेशन टूटने लगता है। तो दिस इज व्हाट वहाँ पे कंसिस्टेंसी का रोल आता है। तो क्या होता है कि जिस दिन नहीं हो रहा है, मान लीजिए कभी कभी लगता है कि नहीं पढ़ाई हो पा रही है, उस दिन अपना थोड़ा स्टडी आवर्स थोड़ा सा कम कर दीजिए। जैसे आप 10 घंटे ऑन एन एवरेज कर रहे हैं, तो जिस दिन नहीं पढ़ने का मन है उस दिन 5-6 घंटे कर दीजिए, 7 घंटे कर दीजिए, लेकिन पढ़ना डेली है। दिस एग्जाम्स रिक्वायर्स कंसिस्टेंसी, क्योंकि अगर आपने एक दिन पढ़ाई नहीं करी तो आपका पीछे हो जाएगा, आपका जो मोमेंटम है वो टूट जाएगा। सी यूपीएससी एग्जाम इज नॉट अ स्प्रिंट रेस, स्प्रिंट नहीं है ये। यूपीएससी एग्जाम इज अ मैराथन, ठीक है। मैराथन में आपने देखा है ना, जो धीरे धीरे भागता है अपने आराम से लेकिन कॉन्टिन्यूसली भागता है वो जीतता है। जो शुरू में तेज भाग रहे हैं और एंड में स्लो डाउन हो रहे हैं वो नहीं जीत रहे, रेस को क्लियर। तो इट्स लाइक अ मैराथन। सर जिस तरह से आपने कहा कि एक कंसिस्टेंसी होना ज़रूरी है, तो आपका पर्सनली क्या स्केड्यूल होता था प्रिपरेशन के दौरान? देखिए पर्सनली मैं रात को ज़्यादा पढ़ना प्रेफर करता था, क्योंकि मैं घर से ही प्रिपरेशन कर रहा था, और घर पे आपको पता है कि 10 तरह की डिस्टर्बेंसेज होती हैं। कभी कोई रिश्तेदार आ गए, कोई दोस्त आ गए, कोई इधर से बेल बज रही है, उधर से हो रहा है, कभी मेड आ रही है, मतलब किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस हो सकती है। तो आई यूज्ड टू प्रेफर रीडिंग एट दोज टाइम्स। तो मैं रात को पढ़ता था जनरली लेट नाइट तक, 3-4 बजे तक घर पे ही। तो उठता था सुबह सुबह, जब कोचिंग चल रही थी तब मेरा डिफरेंट शेड्यूल होता था, क्योंकि मुझे मॉर्निंग 8 बजे कोचिंग के लिए मुझको सुबह 5-6 बजे उठना पड़ता था। तब भी मैं यही करता था कि पूरा रात पढ़ के सुबह सुबह चला जाता था कोचिंग, देन मैं आके सो जाता था 7-8 घंटे कोचिंग से। क्या फॉर्मल कोचिंग ज़रूरी है सिविल सर्विस क्रैक करने के लिए? देखिए ज़रूरी नहीं है, बट इट हेल्प्स। ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स ऐसे हैं जिन्होंने विदाउट कोचिंग क्रैक किया है। यूट्यूब पे इतना सारा मटेरियल अवेलेबल है, विदाउट कोचिंग आराम से क्रैक हो जाता है। लेकिन कोचिंग से क्या होता है, आपको एक ऐसे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलता है, आपको एक गाइडेंस मिलती है, तो उसमें आपके लिए इट मेक्स थिंग्स अ बिट ईजी फॉर यू। बट कोचिंग के अलावा कोचिंग जो आपको कराएगी वो 5 से 10% ही है, 90% आपको खुद ही एफर्ट करना पड़ेगा। सर जिस तरह से बहुत सारे और भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं और सिविल सर्विस की अपनी एक अलग पहचान है, तो क्या डिफरेंसेस हैं खासकर तैयारी में और पैटर्न में एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बाकी एग्जाम्स में से? हाँ देखिए, ये बड़ा अच्छा एग्ज़ाम है कि मतलब आपने अच्छा सवाल पूछा है कि अलग अलग तरह के एग्जाम्स हैं। यूपीएससी सिविल सर्विसेज है, उसके अलावा स्टेट सर्विसेज हैं, फिर उसके बाद एसएससी के एग्जाम्स होते हैं, बहुत जगह स्टेट में होते हैं, स्टेट के रिक्रूटमेंट बोर्ड्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड्स के एग्जाम्स होते हैं। तो सबका पैटर्न, सबका सिलेबस, सबका मेथड अलग अलग है। तो यूपीएससी जो है ना, यूपीएससी देखता है कि उनको, देखिए इतनी बड़ी जॉब है, तो दे आर लुकिंग फॉर कि जो अपना दिमाग का प्रॉपर यूज कर सकें, है ना। आपकी एनालिटिकल स्किल्स, आपका सोचने समझने, थिंकिंग, इट विद इन 3 एग्जाम्स इट टेस्ट एवरीथिंग। मेंस में वो आप, प्रीलिम्स में वो आपका ऑब्जेक्टिविटी टेस्ट कर रहा है, मेंस में आपका सब्जेक्टिविटी टेस्ट कर रहा है, और इंटरव्यू में आपका पर्सनालिटी चेक कर रहा है। सो सी हाउ कॉम्प्रिहेंसिव द एग्जाम पैटर्न हैज बीन मेड, एंड विच इज नॉट नेसेसरी इन अदर एग्जाम्स। वहाँ पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जनरली स्टेट पीएससीज में हो जाता है, क्योंकि नाउ दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू रेप्लिकेट द सेम पैटर्न। बट जो एसएससी के एग्जाम्स होते हैं उसमें आपने एग्जाम दिया, उसमें तो इंटरव्यू भी नहीं होता है, तो ये एक फ़र्क होता है। सर कहा जाता है कि सिविल सर्विसेज यानी आईएएस की जो तैयारी करता है, यूपीएससी की जो तैयारी करता है, तैयारी करते 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 जब लास्ट स्टेज पे पहुंचता है तो उसका पर्सनैलिटी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। क्या ऐसे ही है? बिल्कुल, डेफिनेटली सही है। जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, ही और शी विल एग्जाम क्लियर करे ना करे, मैं इस पर कुछ नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि वो एक प्रोसेस है। लेकिन डेफिनेटली जिसने तैयारी ढंग से करी है, ही विल टर्न आउट टू बी अ
a better human being. Definitely, it gives you immense knowledge. Na? You know about the history, you know about the geography, you know about the polity, you know about so many things, so much data is in your mind, and you have put in so much of your effort. That will definitely groom your personality. सर आप यंग ऑफिसर हैं, यंग आईएएस हैं, तो थोड़ा पर्सनल आपके बारे में जानना चाहेंगे। क्या क्या आपके शौक़ होता था पहले टाइम पे, और इस वक्त क्या आपके शौक़ हैं अपार्ट फ्रॉम आपका जो पोस्ट है उसके अलावा? देखिए, जब हम स्कूल कॉलेज में होते हैं तो एक ही शौक होता है कि भाई पढ़ाई नहीं करनी, वो सबसे बड़ा शौक होता है। बट आई वुड से कि आपका भी उस टाइम पे वही शौक था, पढ़ाई नहीं करनी है वाला? वो मन करता है, लेकिन एक्चुअली पेरेंट्स का था स्ट्रिक्टनेस कि भाई पढ़ाई करनी है। मतलब पेरेंट्स यूज टू कीप अ वॉच, ट्यूशन्स लगा के रखा था, ट्यूशन्स जाता था। उसके अलावा क्रिकेट वगैरह खेलना, फ्रेंड्स के साथ घूमना, क्योंकि जो हमने पिछले 10 साल में, मैं 2010 में 10th पास आउट किया, 12 में 12th पास आउट किया, उसके बाद इंजीनियरिंग में गया। तो उस टाइम में जो ट्रांजिशन आया है चीज़ों का, वो बहुत ही एक ड्रास्टिक ट्रांजिशन है। हमारे टाइम पे इतने भी सोशल मीडिया आना शुरू हो गया था, लेकिन इतना इजीली एक्सेसिबल नहीं था चीज़ें। तो जो मेन था कि बाहर घूम के आ गए, फ्रेंड्स के साथ मार्केट चले गए, क्रिकेट वगैरह खेल लिया, ट्यूशन्स चले गए, स्कूल चले गए, इसी में पूरा दिन निकल जाता। दिस वाज अ बेसिक डेली शेड्यूल। इंजीनियरिंग में आए तो इंजीनियरिंग में भी यही रहता था मोर और लेस, कि क्रिकेट खेलना है, जाना है, आना है। बट जब यूपीएससी प्रिपरेशन शुरू हुई तो आपको बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस भी करनी पड़ती हैं आपको। मैं बहुत साल 1-2 साल तक तो बिल्कुल किसी के टच में नहीं था। मतलब मेरे को नहीं पता था कि मेरे फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, मेरे आसपास क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। मतलब मैं यूपीएससी प्रिपरेशन में काफ़ी फोकस था, बिजी था, क्योंकि अगर आप इधर उधर अपना टाइम पास कर रहे हो तो आपका एक मोमेंटम नहीं बन पाता है। तो 3 साल मेरा ऐसे रहा। फिर अब 2 साल की ट्रेनिंग होती है हमारी लबासना में। उसके बाद मेरी फर्स्ट पोस्टिंग प्रोबेशन के टाइम पे अंडमान में थी, सेकंड यहाँ पे मैं लद्दाख में आया। तो यहाँ पे भी यही होता है, ऑफिस जाते हैं, सुबह ऑफिस से आते हैं, शाम को मॉर्निंग में आई डू अ बिट ऑफ योगा, और शाम को अपना कोई अगर देखिए विंटर्स बहुत हैं तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि हम डेली एक्सरसाइज कर पाते हैं। बहुत बार क्या होता है, आने के बाद बहुत लेजीनेस भी हो जाता है। तो आते हैं, या तो अगर मन हुआ तो बाहर कहीं चले गए, और समर्स में तो वैसे भी होता है कि लद्दाख में एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। तो जनरली मेरा सैटरडे को तो ऑफिस ही होता है, संडे को मेनली मैं आसपास कहीं ना कहीं कुछ देखने के लिए चला जाता हूँ, कोई भी चीज़ एक्सप्लोर करने के लिए। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं, एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आईएएस बनने के बाद का सफ़र हम लक्ष्य सिंघल साहब से जानना चाहेंगे, चूँकि आईएएस बनने के बाद लद्दाख में प्रोबेशनरी पीरियड के बाद लद्दाख में इनका पोस्टिंग हुआ है, और लद्दाख में बहुत कम समय में इन्होंने काफ़ी नाम कमाया है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद विस्तार से बात करेंगे। नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूटी इंतजामिया लद्दाख की सहयोग से लेह में पहली बार लद्दाख बुक फेस्टिवल का आयोजन कर रहे हैं, जिसका उद्घाटन आज लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख डॉक्टर बीडी मिश्रा कर चुके हैं। ये फेस्टिवल 12 जुलाई से 16 जुलाई तक न्यू इंडोर स्टेडियम इंडियस मेमोरियल ग्राउंड लेह में जारी है। इंटरेस्टेड लोग 12 जुलाई से 16 जुलाई सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक इस फेस्टिवल में शामिल होकर फायदा हासिल कर सकते हैं। डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन लद्दाख की ओर से जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कर रहे हैं। हमारे साथ बात कर रहे हैं नो योर ऑफिसर के एपिसोड 2 में लक्ष्य सिंघल साहब, जो कि आईएएस हैं और 2019 में आईएएस क्रैक किया है, और 25 साल की उम्र में ही यूपीएससी क्वालिफाई किया है, और रैंक भी बहुत ज़बरदस्त है 38 रैंक के साथ। सर, एक बार फिर आपको स्वागत करते हैं। पहले आपसे जानना चाहेंगे, आपके आईएएस बनने के बाद के सफ़र से पहले जानना चाहेंगे, लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट में, अगर जिस तरह से लद्दाख से यूपीएससी में बहुत कम ही लोग जा रहे हैं, पिछले साल एक युवा देखने को मिला, उससे पहले 2, और इस साल के यूपीएससी में बिल्कुल 0 था। तो लद्दाख को लेके क्या कहना चाहिए, क्योंकि आप लद्दाख में बैठ के लगभग 2 साल से भी अबव हो गया, तो कैसे आप लद्दाख के युवाओं से मुखातिब होकर यूपीएससी के बारे में कहना चाहिए? देखिए, ये बात तो एक आपने सही बात बोली है कि काफ़ी कम, मतलब पार्टिसिपेशन भी कम है और सिलेक्शन रेशो भी कम है। जब पार्टिसिपेशन कम है, देखिए यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, जो कि मैं देखता हूँ कि यहाँ पे बहुत ही मतलब ज़्यादा नहीं है। सो मैं यहाँ के यूथ से यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोग यूपीएससी प्रिपरेशन करिए, आप यूपीएससी में आगे आइए। डेफिनेटली कुछ सिलेक्शंस होंगे तो आप लोगों को चांस मिलेगा कि इस देश की सेवा करने के लिए, और हो सकता है कि लद्दाख में भी पोस्टिंग करके लद्दाख आके भी आपको ये चांस मिले कि लद्दाख यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। लद्दाखी लोगों के लिए खासकर आपका रिजर्वेशन है, एसटी कोटा है, वो कितना बेनिफिट दे सकता है यूपीएससी में क्वालिफाई होने के लिए? जी देखिए, डेफिनेटली एसटी रिजर्वेशन कैन गिव यू द लॉट ऑफ बेनिफिट्स।
हाउ, क्योंकि एसटी की रिजर्वेशन थोड़ी कम जाती है एज कम्पेयर टू जनरल कैटेगरी और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और एससी। तो एसटी की रिजर्वेशन जो कट ऑफ है वो कम जाती है, तो रिजर्वेशन कैन डेफिनेटली गिव अ लॉट ऑफ बेनिफिट टू लद्दाखी पीपल, एंड वो इन्हीं ऐसे लोगों के लिए ही बना है ना। मतलब ऐसे लद्दाख, क्योंकि लद्दाख में बहुत हार्डशिप रहा है ना, एंड इट्स अ ट्राइबल एरिया, तो ट्राइबल एरिया इसीलिए एसटी कोटा है। तो मैं तो ये रिक्वेस्ट यूथ को मैसेज दूंगा कि आप इस रिजर्वेशन का आप इसका अच्छे से यूज़ करिए, या आप लोगों के फ़ायदे के लिए, आपके वेलफेयर की चीज़ है, तो आपके फ़ायदे के लिए आप प्रिपरेशन करिए, इस रिजर्वेशन का यूज़ करिए और यूपीएससी प्रिपरेशन करके आगे आइए। ये अच्छा ग्रोथ करियर अपॉर्चुनिटी है। सर आगे बढ़ते हैं। आईएएस बनने के बाद आपका जो पहला पोस्टिंग है वो लद्दाख में हुआ है। लद्दाख के लेह के नुब्रा वैली का आप एसडीएम बना, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? नहीं, नुब्रा एक्सपीरियंस वाज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस, क्योंकि देखिए नॉर्दर्न मोस्ट सब डिवीजन ऑफ द कंट्री है। एक तरफ चाइना बॉर्डर है, एक तरफ पाकिस्तान बॉर्डर है, एक तरफ सियाचिन ग्लेशियर है, और एक तरफ खरदुंगला ही एक रास्ता है जाने के लिए, और दूसरा शायोग से रोड जाता है। तो देखिए डेफिनेटली इट वाज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। वहाँ काफ़ी हमने एफर्ट्स किए, और काफ़ी जो हमारे ऑफिस गवर्नमेंट स्टाफ था उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया जी। और काफ़ी हमने स्ट्रिक्टली वहाँ पे मैनेज किया, तो साथ भी काफ़ी मिला और काफ़ी एफर्ट्स किए, और बाकी तो आप सबको पता ही है। जी। तो इसके बाद आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सिडको हैं, इस वक्त आप पोस्ट होल्ड कर रहे हैं। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सिडको के हिसाब से, क्योंकि एक अहम पोस्ट है, और जो भी अहम डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हो खासकर इंफ्रास्ट्रक्चरल को लेके, वो आप सिडको ही संभालेंगे। तो इस हवाले से कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, और इस वक्त सिडको के अंदर लद्दाख को प्रोग्रेस की ओर लेने के लिए कौन कौन सा अहम इनिशिएटिव चल रहा है? देखिए, जब JNK का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था तो उसमें क्लियरली मेंशन था कि लद्दाख के लिए एक सिंगल एंटिटी होगी, तो वो सिंगल एंटिटी है सिडको, सिंधु इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो देखिए अभी जब मैं आया था तो अभी हमने इसमें एफर्ट डाला। MD सर हैं यहाँ पे इसमें, अजीत साहू सर, उनके गाइडेंस के अंडर हमने काफ़ी काम किया। साथ में ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस हमने यहाँ पे स्टार्ट किए। जो मेन इसमें इशू था वो ये था कि जो JNK के कुछ PSUs हैं उनके एसेट्स को ट्रांसफ़र करा के सिडको में लाना, या पोर्शनमेंट जिसको हम कहते हैं। और तो वो हमने कराया, जैसे हमारा JKTDC का हो गया है, JKC कॉप का हो गया है, और JKSRTC का हो गया है, और JKSCST कॉर्पोरेशन है उसका भी हमारा चल रहा है, तो वो भी हम जल्दी कर लेंगे उसका प्रोसेस। तो मेन हमने ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस पे काफ़ी फोकस किया, क्योंकि लद्दाख में एक इशू है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस के लिए काफ़ी पब्लिक डिमांड है, तो हमने वो शुरू किया। 1 अप्रैल से हमने स्टार्ट किया ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस, और जो दोनों डिपो हैं लेह के और करगिल के, वो दोनों हमने टेक ओवर कर दिए हैं। साथ में कुछ ड्राइवर्स को भी हायर किया गया। ई बसेस जो खरीदी गई थी वो भी हमने पब्लिक के लिए चला रहे हैं। तो ई बसेस का क्या स्टेटस है सर अभी? ई बसेस लेह में चल रही हैं और करगिल में बहुत ही जल्द स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि जो ई बस का हमारा अब तक करगिल में स्टार्ट हो जाती, लेकिन इशू ये हुआ कि जो ई बस का चार्जर है वो एक अल्ट्रा फास्ट चार्जर है, उसको चार्ज करने के लिए हमें एक स्पेशलाइज्ड ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है, कि हाई कैपेसिटी का ट्रांसफार्मर के लिए, तो वो करगिल में वो ट्रांसफार्मर नहीं था। तो फिर हमने DC सर से रिक्वेस्ट करी कि सर ये ऐसे बात है और इसमें, तो DC सर ने इमीडिएटली करा दिया। 3 रूट्स हमने बेसिकली अभी फिलहाल डिसाइड किए हैं। एक तो करगिल टू संकू, एक करगिल टू द्रास, और एक जो मेन टाउन है जिसमें काउंसिल सेक्रेटेरिएट है, हमारा न्यू हॉस्पिटल है, हमारा कुर्बाथांग एरिया है, हमारा करगिल टाउन है, ओल्ड टाउन जो ये एरिया है, वो इस सब को कवर करेगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों के पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, तो इन एरियाज़ को कवर करने के लिए वो करेंगे। और दूसरी बात ये एक्चुअली क्या होता है कि जो इनकी एक लिमिटेशन है ये बसेस की, वो लिमिटेशन है कि इनकी रेंज है लिमिटेड, क्योंकि चार्जिंग करना पड़ता है, तो अभी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रेजुअली ही आएगा। तो ये रेंज हमने ये देख के डिसाइड करी है कि लोगों को भी फ़ायदा हो, और साथ में हमारा चार्जिंग हम बस पहुँच के वापस आ जाए। सर आखिर पे आप किस तरह की मैसेज लद्दाख के लोगों को और ख़ासकर युवाओं को देना चाहेंगे, चूँकि शायद अब लगता है कि लद्दाख में आपने अपना टेन्योर मुकम्मल करने के बाद आप लद्दाख से वापस दूसरे स्टेट में आप जा सकते हैं, चूँकि आपका ट्रांसफ़र ऑर्डर भी आया है सर, तो किस तरह की मैसेज आप पहुंचाना चाहेंगे? मैं लद्दाख के यूथ को यही मैसेज दूंगा कि आप UPSC की प्रिपरेशन के लिए आगे आइए, क्विक मनी के चक्कर में मत रहिए, क्योंकि ज़्यादातर मेरे को ये लगता है कि यहाँ पे बच्चों को ये रहता है कि बस जल्दी से जल्दी हो जाए और हमें पैसा कमाना है, बट UPSC प्रिपरेशन रिक्वायर सम पेशेंस। आप ग्रेजुएशन करते हो, मिनिमम 2 से 3 साल की प्रिपरेशन करनी पड़ती है, बट उसके बाद का जो है आपको एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ही बढ़िया है, और अपने करियर पर्सपेक्टिव के साथ साथ इस देश को सर्व करने के लिए, और ये भी हो सकता है कि आप वापस लद्दाख को आके भी सर्व कर सकते हैं, राइट? तो इट गिव्स अ ग्रेट चांस टू एवरीवन। सो मैं
यही लद्दाख के यूथ को बोलूँगा कि आप यूपीएससी प्रिपरेशन को टेकअप करिए। आपको रिजर्वेशन बेनिफिट्स हैं उनका फ़ायदा उठाइए, वो आप ही लोगों के लिए बनाए गए हैं कि जो हमारे शेड्यूल ट्राइब एरियाज़ में लोग हैं उनको आगे लाया जा सके, मेन स्ट्रीम में लाया जा सके, क्योंकि अभी सिलेक्शन बहुत कम हो रहे हैं लद्दाख से। तो अच्छे से यूपीएससी प्रिपरेशन करिए। इतने सारे यहाँ पे आईएएस ऑफिसर सर्व कर रहे हैं, आप जाके 1-2 बार कर्टेसी कॉल भी करेंगे तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ देखो क्या होता है, पता चलता है ना। बाहर बैठ के क्रिटिसाइज़ करना बहुत आसान होता है, लेकिन जहाँ पे जिस चेयर पे हम लोग बैठते हैं वहाँ पे 1000 चीज़ें देखनी पड़ती हैं, है ना। तो एक बैलेंस करके चलना पड़ता है अच्छे से। पब्लिक एक तरफ पब्लिक डिमांड है, पब्लिक को देखना पड़ता है, एक तरफ रूल्स रेगुलेशंस भी हैं कैसे काम चल करने। तो उसमें आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा एक्सपोजर वाला फील्ड है यूपीएससी सिविल सर्विसेज। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बहुत बहुत हमारे साथ नो योर ऑफिसर के दूसरे एपिसोड में आईएएस लक्ष्य सिंघल साहब ज्वाइन कर चुके थे और उन्होंने अपनी एक्सपीरियंस शेयर किया आईएएस जर्नी को लेके। आप हमारे साथ बने रहिए और भी अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर हमारे व्यूवर्स का किसी भी तरह की सजेशन और आपका किसी भी तरह की ओपिनियन है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़, मूसा तुमिली के साथ मोहम्मद साहब।